एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 23 जुलाई और 23 जुलाई 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ऑसम सा आज का सेशन होने वाला है। आप मुझे फीडबैक में बताइए ज़रूर कि आज का सेशन कैसा था। एक बार पढ़िएगा बड़े ही डिटेल से, एक नए अंदाज में आज का सेशन होगा। कुछ क्वेश्चनों के साथ में एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको देने की कोशिश करूंगा। और ये इन्फॉर्मेशन या ये जो तरीका है ये आने वाले समय में कुछ बच्चों को एचसीएस बनाना या कुछ बच्चों को हरियाणा के ऊंचे पद पे ले जाने के लिए एक मुहिम है, ऐसा समझ लीजिएगा। अपना चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन स्पेशली जाना जाता है हरियाणा करंट अफेयर के लिए। बड़े ही ऑथेंटिक रूप से आप लोगों का प्यार मिलता है और बड़े ही ऑथेंटिक रूप से हम भी आपको करंट अफेयर डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। आप लोग बस कोशिश कीजिएगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर पाएँ, अपने दोस्तों को बता पाएँ कि अगर हरियाणा करंट अफेयर पढ़ने हैं तो एक बार स्टार आईक्यू चैनल पे विजिट ज़रूर करें। नहीं पसंद आता तो भले ही अनसब्सक्राइब कर दें, लेकिन अगर पसंद आता है तो प्लीज़ कंटिन्यू ज़रूर करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज ही के दिन आप प्लीज़ अपने 5-5 दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करवाएंगे। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो ये काम करना, अदरवाइज़ मत करना, ठीक है। चलिए, स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल है, ये आप लोगों को ज्वाइन ज़रूर करना है। स्टार आईक्यू 5 के नाम से स्टार आईक्यू 5 एक बैच है कंप्यूटर का, आप लोग उसे ले सकते हैं एप्लीकेशन पे। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या रहेगा। नुआखाई त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? नुआखाई त्यौहार भारत में ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। ओडिशा राज्य फिलहाल के लिए खूब चर्चा में इसलिए आ गया है क्योंकि ओडिशा के जो जगह है जिसका नाम है मयूरभंज, इस मयूरभंज से जो है ना हमारे भारत की राष्ट्रपति बनी है। ओडिशा राज्य से पहला ही राष्ट्रपति निकला है अभी, नाम है द्रौपदी मुर्मू। अभी ये तो नाम आप लोगों को वैसे भी याद रखना ही रखना है। इसके अलावा जो है ना इनका जन्म भी आप लोगों को याद रहा ही होगा, 20 जून 1958 को हुआ था। ये पहली ऐसी महिला या पहला ही ऐसा व्यक्ति है भारत में राष्ट्रपति के रूप में जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ज़रूर याद रखना है आपको। संथाल जो है ना इनकी जनजाति है द्रौपदी मुर्मू की, ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। 25 तारीख को ये शपथ लेने वाली है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में खोया ज़्यादा है, पाया कम है। 2009 में इनके एक बेटे का देहांत हो गया था, 2013 में इनके दूसरे बेटे का देहांत हो गया, 2013 में इनकी माताजी का, 2013 में ही इनके भाई का भी देहांत हो गया, 2014 में इनके पति का भी देहांत हो गया। पूरा परिवार ही खाली हो गया देखा जाए तो। खैर, फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ठीक अगले ही साल देखा जाए 2015 में इनको झारखंड की राज्यपाल बना दिया गया। तो एक क्लर्क बनी थी और क्लर्क से आज भारत की पहली नागरिक बन गई है। एक छोटे से फ्लैट से 340 कमरों पे राज करने वाली है, या यूं कहिएगा राष्ट्रपति भवन की मालकिन बनी है फिलहाल के लिए। नाम है द्रौपदी मुर्मू। ओडिशा है, ओडिशा की राजधानी आपको वैसे भी पता है क्या है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है और यहाँ पे एक चिल्का झील है जिसको भारत के अंदर सबसे पहली रामसर साइट का टैग मिला था, याद हो तो 1981 में घोषणा थी, 82 के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया था। चिल्का के साथ केवला देव भी था, लेकिन चिल्का जरूर याद रख लेना। महानदी है, ओडिशा के अंदर ही है, जिसे ओडिशा का दुख भी कहते हैं कई कई जगह पे, ठीक है। ओडिशा के अंदर एक विल्लर द्वीप है, उस विल्लर द्वीप का नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया, वो भी आप याद रखना। कुछ समय पहले यहाँ पे एक फानी नाम का चक्रवात आया था, फानी और एक अम्फान नाम का चक्रवात आया था जो ओडिशा के भुवनेश्वर जो कैपिटल है ना उसको तबाह किया था एक प्रकार से। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम पहली बार ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से स्टार्ट हुए थे और अब दूसरी बार कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुए हैं। चलिए, ये तो आपने पढ़ लिया। तो नुआखाई त्यौहार पश्चिमी ओडिशा का एक प्रमुख त्यौहार है जो कि भाद्रपद महीने में ज्योतिषियों द्वारा तय किए गए एक दिन को मनाया जाता है। इस त्यौहार में वर्ष के नए चावल खाने के लिए है एक प्रकार का ये त्यौहार है। इस दिन खीर का भोग माँ लक्ष्मी को लगाया जाता है ओडिशा राज्य में। आज का पहला जो क्वेश्चन है करंट अफेयर का वो ये है कि हरियाणा के किस जिले में नीरज चोपड़ा के नाम पर पहली बार ओपन जैवलिन थ्रो चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। ओपन जैवलिन थ्रो चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा हरियाणा के करनाल जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का, बिल्कुल ठीक रहेगा। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था, कौन सी तारीख को? 7 अगस्त को जीता था 2021 के अंदर। और इसी करके 7 अगस्त को इस बार जो है ना हम लोग जैवलिन थ्रो डे सेलिब्रेट करने वाले हैं, पहला जैवलिन थ्रो डे होने वाला है। और इन्हीं को ही सम्मानित करने के लिए अभी रिसेंटली जो है ना करनाल के अंदर एक करनाल के कर्ण स्टेडियम में जो है ना अभी रिसेंटली एक ओपन चैंपियनशिप होने वाली है।
ये जो नीरज चोपड़ा हैं ये हरियाणा के पानीपत जिले के गांव खंडरा के रहने वाले हैं। गोल्डन बॉय के नाम से इनको खैर जाना जा ही रहा है, ठीक है। तो चैंपियनशिप जो है ना 6 से 7 अगस्त को होने वाली है, ये भी याद रखना 6 और 7 अगस्त को। athlete.in पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 22 जुलाई से जो है ना वो ओपन होगा। सीनियर, अंडर 20, 18, 16 और 14 वर्ग के लड़के और लड़कियां जो है ना इसके अंदर भाग ले पाएंगी। अच्छा, करनाल की अगर मैं बात करता हूं तो करनाल से रिलेटेड एक वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कहिएगा या क्वेश्चन या न्यूज़ कहिएगा। करनाल से जो है ना लघु सूक्ष्म लघु और मध्यम, जिसको आप MSME कहा करते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए एक पहल की शुरुआत की गई थी 23 फरवरी 2022 को, जिसका नाम है पद्मा। इस पद्मा का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्रोग्राम टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट फॉर MSME एडवांसमेंट। जरूर याद रखिएगा, प्रोग्राम टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट फॉर MSME एडवांसमेंट। इसको शुरू किया गया था 23 फरवरी 2022 को हरियाणा के CM साहब ने, के साथ में हरियाणा के डिप्टी CM भी साथ में थे, दुष्यंत चौटाला ने। करनाल से इसे स्टार्ट किया था। इस योजना से 25,000 करोड़ रुपए जो है ना निवेश करने का अनुमान है, मतलब इन्वेस्टमेंट की जाएगी इस योजना के तहत। इसका मतलब मोटिव क्या है आप पूछेंगे, तो देखो मोटिव ये है कि हरियाणा के जितने भी ब्लॉक है वहाँ पे उन ब्लॉक को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, वहाँ की इंडस्ट्री है उसको ग्रो करवाना, या यूँ कहिएगा इंडस्ट्रियल जो है ना उसको ग्रोथ में हिस्सा देना, के अलावा जो वहाँ के लोकल लोग हैं या लोकल युवा है उनको रोज़गार देना। ताकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अंत्योदय परिवार मतलब 1,80,000 से जिनकी आय कम है सालाना, उनको जो ना इस आय तक लेके आना या इससे भी ज़्यादा लेके जाना, तो यही इस पद्मा योजना का सीधा उद्देश्य है। तो पद्मा योजना की शुरुआत हुई थी, करनाल से हुई थी, 23 फरवरी 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अलावा करनाल के अंदर ही ना एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया जा रहा है, उसको भी याद रखना। दुनिया में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात के अंदर है और उसका नाम पहले मोंटेरा क्रिकेट स्टेडियम था, लेकिन वर्तमान में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है और उसका उद्घाटन किया गया था 14 फरवरी 2020 को, डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, याद हो तो आप लोगों को। इसके अलावा करनाल जिले से ही एक समर्पण पोर्टल है, उसका शुभारंभ किया गया था, 1 अप्रैल के दिन स्टार्ट किया गया था, 2021 में स्टार्ट किया गया था। अब ये समर्पण पोर्टल क्या है, ये एक अनोखा वॉलंटियर कार्यक्रम है, ये हरियाणा सरकार की पहल है। मतलब कोई घर बैठे किसी चीज़ में योगदान देना चाहता है, बहुत ऐसे लोग हैं जो समाज सेवी टाइप के होते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, तो हरियाणा के लिए सेवा के लिए एक प्रकार का पोर्टल लगाया है। लगभग इसके भागीदारी के क्षेत्र 9 हैं और डिपार्टमेंट लगभग 12 जोड़े हैं। 29 कैटेगरी बनाई है अलग से, जैसे कोई खेल मित्र बनना चाहता है, कोई वृक्ष मित्र बनना चाहता है, कोई एजुकेशन में, कोई किसानों में, कोई स्वच्छता में, कोई स्किल डेवलपमेंट में, कोई सामाजिक ऑडिट में, कोई किसी स्कीम का सर्वेक्षण करने के मामले में, कोई वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। इन ये वॉलंटियर्स के फील्ड है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो है ना हुनर एप्लीकेशन जो है ना चंडीगढ़ के अंदर ये हुनर एप्लीकेशन और के साथ में समर्पण पोर्टल कहिएगा, ये लॉन्च किया था 25 सितंबर 2021 को। 25 सितंबर को शायद आप लोगों को पता होगा दुष्यंत चौटाला साथ में थे, तो ये एक प्रकार की जो है ना जयंती मनाई गई थी, ठीक है ना। तो ये तो पॉइंट आप लोगों को वैसे भी याद रहना चाहिए, ठीक है। और एक बात और है कि करनाल जिले से ही मुख्यमंत्री गरीब परिवार, ठीक है ना, अच्छा सॉरी ये 1 अप्रैल मुझसे गलत लिखा गया, 1 अप्रैल को तो अंत्योदय परिवार योजना थी, ये 25 सितंबर है, ठीक है ना, इसको करेक्ट कर देना, 25 सितंबर है, 25 सितंबर 2021 है। समर्पण पोर्टल 25 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। अंत्योदय योजना ना ये है 1 अप्रैल को, ठीक है ना, 1 अप्रैल 2021 को है ये, ठीक है। तो ठीक है, अंत्योदय योजना है। अब ये क्या है सर, तो आप बहुत अच्छे से पता है, 1 लाख अति गरीब परिवार मतलब क्या, जिनकी सालाना इनकम जो है ना वो 25,000 भी नहीं है। सबसे ज़्यादा गरीब हरियाणा में फरीदाबाद में है तकरीबन, और सबसे कम गरीब जो है ना हरियाणा में वो पंचकुला के अंदर है। तो लगभग लोगों को 1,80,000 की इनकम तक लेके जाना, ये रहा। 1 अप्रैल से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान की योजना की शुरुआत हुई है, ये भी करनाल से हुई है, याद रखना आप लोग। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यही है कि कम आय वाले ऐसे परिवार हैं उनकी पहचान करना। कैसे पहचान करेंगे, PPP परिवार पहचान पत्र से उसकी पहचान करेंगे। इसकी घोषणा हुई थी 27 फरवरी 2021 को और स्टार्ट किया गया 1 अप्रैल 2021 को स्टार्ट किया गया। इसे कब स्टार्ट किया गया, इस योजना की घोषणा जो है ना हुई थी गुरु रविदास जी के 644वें जन्म दिवस के अवसर पे इसे योजना की घोषणा की गई और स्टार्ट तो 1 अप्रैल को ये हो ही गई थी।
अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में कृषि योजनाओं के लिए कितने रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। तो हरियाणा के अंदर कृषि योजनाओं के लिए 150 करोड़ रुपए की योजनाओं की मंजूरी मिली है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो ठीक रहेगा। 38.50 करोड़ रुपए फसल विविधीकरण योजना अपनाने के लिए स्वीकृत किए गए हैं। सरकार का ये टारगेट है कि 10 जिलों में 50,000 एकड़ में फसल विविधीकरण को अपनाया जाएगा। इस साल झज्जर है, रोहतक है, सोनीपत है, इनके किसानों को लगभग 20,000 एकड़ भूमि को जल भराव समस्या से निजात दिलाने का सीधा लक्ष्य रखा है। फसल विविधीकरण मतलब बहुत सारी अलग अलग फसलें जो है ना वो लगाने के लिए टारगेट किया जाएगा। हरियाणा के किसानों को जो है ना वो प्रोत्साहित किया जाएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी कि मिट्टी की जांच करना, मतलब सॉइल हेल्थ कार्ड योजना है, उसके तहत मिट्टी की जांच की जाएगी। कौन सी मिट्टी में किस चीज़ की कमी है, कौन सी खाद बीज की जरूरत पड़ेगी, उसके अनुसार किसानों को प्रेरित किया जाएगा। लगभग हरियाणा में 100 मिट्टी की जांच लेबोरेटरी है ना वो संचालित ऑलरेडी की जा रही है और आगे जो है ना उनको बढ़ावा दिया जाएगा। अब तक 25 लाख सैंपल ऑलरेडी लिए जा चुके हैं जो किसानों को बेनिफिट दे ही रहे हैं। और तो ये स्कूल के जो बच्चे हैं या कॉलेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके माध्यम से जो है ना इस योजना को कंडक्ट करवाया जा रहा है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हरियाणा ने अपने एग्रीकल्चर बजट को जो है ना देखा जाए तो तकरीबन जो है ना वो 600 करोड़ जो है ना वो अलोकेट किया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इस बजट के अंदर। खैर ये पैसे तो हैं ही हैं आपके, नो डाउट। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है ना स्टेट ने अलोकेट किया 4.3% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर टोटल एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी के लिए। रूरल डेवलपमेंट तो ठीक है। और एग्रीकल्चर के लिए देखा जाए तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एक इंस्टीट्यूट है। इसकी स्थापना सबको पता है 16 जुलाई 1929 को हुई थी। इसको पहले बोलते थे इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, लेकिन बाद में इसका नाम हो गया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि ICAR। त्रिलोचन मोहपात्रा इसके अध्यक्ष है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है ही है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। ICAR है, न्यू दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर है, ये बात ठीक है। और ये बेसिकली जो है ना भारत के अंदर सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है। ये बेसिकली भारत में जो है ना बागवानी, मत्स्य पालन, पशु विज्ञान या एग्रीकल्चर रिसर्च है या आपके एग्रीकल्चर रिसर्च की जो एजुकेशन है उसमें काम करता है। ये देश भर में तकरीबन 111 ICAR इंस्टीट्यूट है, 71 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है और ये दुनिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर टाइप की स्कीम है। ये इतनी बड़ी स्कीम है ही नहीं। भारत में जो हरित क्रांति आई थी उसके बाद में जो है ना इस वाले डिपार्टमेंट ने बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई और इसके चलते हुए लगभग 5.5 गुना के आसपास बागवानी फसलों में, 10.5 गुना के आसपास मछली, 16.5% के आसपास जो है ना जो मछली को 16.5 और जो बागवानी फसल है उसको 10.5 है और इसके अलावा खाद्यान्न फसलों को 5.5 है। इन फसलों को जो ना बढ़ावा देने में इस डिपार्टमेंट ने बेनिफिट या यूं कहिएगा इस डिपार्टमेंट ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। हरियाणा की बात करता हूं तो हरियाणा में बागवानी के विकास को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने 1990-91 में बागवानी विभाग को एक अलग विभाग बनाया और जो पहले हरियाणा कृषि विभाग का हिस्सा हुआ करता था। और 22 सितंबर 2021 को हरियाणा के अंदर एक मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना भी स्टार्ट हुई है जिसके अंदर जो है ना 21 सब्जी और फल को शामिल किया गया है, साथ में मसाले भी है ताकि कोई तूफान सूखा पड़ जाए तो इन फसलों को बीमा कवर के तहत काउंट किया जा सके। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए लगभग 1,000 का प्रीमियम देना पड़ता है। सब्जी के लिए 30,000 और फलों के लिए 40,000 रुपये तक का भुगतान किया जाता है सरकार की तरफ से। ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलीट चैंपियनशिप 2022 में अपने पहले ही प्रयास में कितने मीटर थ्रो करके पुरुषों की भाला फेंक फाइनल में जगह बनाई है। तो 88.39 मीटर का इन्होंने जैवलिन थ्रो किया है और इन्होंने पुरुषों की भाला फेंक फाइनल में जगह बनाई है, याद रखना आप लोग। सो ये तो इम्पॉर्टेंट है ही है, इस साल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मान रहे हैं। हालांकि इन्होंने अभी रिसेंटली स्टॉकहोम के डायमंड लीग में 89.94 मीटर का लंबी थ्रो करके 2 बार अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड ही खुद बना लिया। 2003 में पेरिस में लॉन्ग जंपर अंजू बॉबी जॉर्ज का कांस्य प्रतियोगिता में भारत का एकमात्र पदक है। अब तक इस बार कोई पदक आए तो इनकी खैर संभावना है कि पदक ले पाए ये, ठीक है ना। चलो सर, अब नीरज चोपड़ा है, इनके बहुत सारे ये इंपॉर्टेंट है। देखो 89.94, 89.30, 88.39 ये इस साल के बेस्ट जो है ना थ्रो किए थे इन्होंने, ठीक है।
कौशल विकास योजना के तहत हरियाणा के कितने गांवों में प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने के निर्णय लिया गया है? तो कौशल विकास योजना के तहत हरियाणा में टोटल 6 जो है ना वो प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। ये 6 जो प्रशिक्षण केंद्र है उसमें इंस्ट्रक्टर ग्रामीणों के हुनर की पहचान करेंगे और उनके जो इंटरेस्ट के हिसाब से उनका जो टैलेंट है या उनका जो हुनर है उसको तराशने का ये काम करेंगे। तो 6 गाँवों के अंदर जो है ना ये ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की ओर से गाँव मिर्जापुर, नरकातारी, दयालपुर और बारना, किरमच और पबनावा को गोद लिया गया है इसके तहत, ताकि जो है ना गाँव के अंदर स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की अगर बात करूं तो ये स्टार्ट हुई थी जुलाई 2015 के अंदर। याद रखना आप लोग, इसका उद्देश्य बस इतना ही है, जो लोग कम पढ़े लिखे हैं या स्कूल बीच में छोड़ दिया तो उनको जो है ना रोजगार देना, उनको 3-6 महीने या 1 साल तक की ट्रेनिंग देके और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो पूरे भारत में ही वैलिड रहता है और उसके आधार पर उसको जो है ना रोजगार दिया जाता है। 2020 तक लगभग 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग की योजना बनाई थी। 2022 के एंड तक लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा का लक्ष्य ले जाने का सरकार का सीधा उद्देश्य है इस योजना के तहत। हरियाणा के किस जिले में पहला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा कहाँ पे जी? करनाल जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल की ठीक है। 2023 की शुरुआत के बाद यह स्टेडियम खिलाड़ियों को समर्पित कर दिया जाएगा। 14 करोड़ की लागत से ये बनने वाला है। इसमें फाउंडेशन भर के स्टेप्स और गैलरी जो है ना बनाई जाएगी स्पेशली, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए 27 एकड़ जगह उपलब्ध है। 14 करोड़ रुपये इस पर लगने वाले हैं। करनाल को कर्ण नगरी कहते हो, धान का कटोरा कहते हो, एग्रो हब भी कहते हो, हरियाणा का पेरिस कहते हो, आधुनिक पद्धति से बसाया गया शहर भी कहते हो और हरियाणा का पेरिस पंचकुला को भी कहते हैं अगर ये ऑप्शन में ना हो तो, क्योंकि भजन लाल जी ने पंचकुला को पेरिस बनाने का सपना देखा था, इस करके इसका नाम पंचकुला को पेरिस कभी कभी बोल देते हैं। पहली प्रेफरेंस तो करनाल ही है, दूसरी बाद में पंचकुला देनी है आपको। हरियाणा में संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए कितनी अनुदान राशि दी जाती है? तो 10 से 50 लाख रुपए तक संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए, एरोपोनिक और हाइड्रोपोनिक जो यूनिट है उसको सेटअप करने के लिए कुछ इस टाइप की होती है संरक्षित खेती। इजराइल जैसे देशों में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये, जिसमें बहुत ज़्यादा सब्जी और फल का उत्पादन लिया जाता है, ठीक है ना। कुछ पॉली हाउसेस वगैरह कुछ बनाए जाते हैं। विश्व में कुल सब्जी उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान आता है। 2020-21 के लिए भारत में सब्जियों की मांग लगभग 214.82 मिलियन टन का अनुमान रहा है, जबकि आपूर्ति 211.29 मिलियन टन के आसपास होने की उम्मीद है देखा जाए तो, ठीक है। और संरक्षित खेती एक नवीनतम तकनीक है। इसके अंदर ग्रीन हाउस हो गया, ग्रीन हाउस से बच जाते हैं, इससे एक तो बड़ी बात है ये। प्लास्टिक लो टनल बनती है, प्लास्टिक हाई टनल बनती है, प्लास्टिक मल्चिंग बनती है, ड्रिप सिंचाई आती है ऐसे, या पॉली हाउस वगैरह आते हैं। इससे सब्जी का फलों का उत्पादन ज़्यादा होता है, कम पानी लगता है और एक गर्मी सर्दी या कैसा भी मौसम हो उससे बचाया जा सकता है फसलों को। हरियाणा में साइबर ठगी के लिए कौन सा डायल एक नंबर जारी किया गया है? तो 1930 साइबर ठगी के लिए एक नंबर जारी किया गया है। तुरंत डायल करें साइबर ठगी का शिकार होने पे, हरियाणा ने ये नंबर जारी किया है। आपको बता देता हूँ, आईटी संशोधन का एक्ट 2008 की धारा 43C, धारा 66, आईपीसी की धारा 268 इनके तहत जो है ना, या 66F के तहत जो है ना, ये गैर जमानती धारा है। तो इसके लिए 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, 2 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है ना हो सकता है। साइबर आतंकवाद क्या होता है? पोर्नोग्राफी करवाना हो सकता है, आपका डेटा हैक कर लेना, आपका आईडी पासवर्ड है या आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उनको हैक कर लेना। जनवरी 2020 में गृह मंत्रालय द्वारा साइबर क्राइम से निपटने के लिए साइबर अपराध केंद्र, इंडियन साइबर क्राइम जो आपका कोऑर्डिनेशन सेंटर है उसका उद्घाटन किया गया था। याद रखना, उसमें तकरीबन जो है ना ये 7 प्रमुख घटक आते हैं। ये जैसे कि नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक यूनिट आती है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, प्लेटफॉर्म फॉर जॉइंट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम है, नेशनल साइबर क्राइम फॉरेंसिक लेबोरेटरी इकोसिस्टम है, नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर है, नेशनल क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट भी है, नेशनल साइबर रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर भी इसमें ऐड किया गया। तो इसकी वजह बहुत सारी धाराएं हैं, जैसे 66D है, E है, F है, 67 है, 67A, B है, 70, 72, 72A, 74 ये हैकिंग और साइबर अपराधों से ही संबंधित है आपकी जो आईटी डिपार्टमेंट की देखा जाए तो। और साइबर राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 जो है ना उसमें जारी की गई, उसी में एक जो है ना एक नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर है उसका गठन किया गया और जिसमें जो है ना ये सज़ा या जुर्माने का प्रावधान रखा गया।
तो इसी के साथ ये लेक्चर होता है समाप्त। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि पूसा हाइब्रिड 4 किसकी एक किस्म है, टमाटर की है, आलू की है, गेहूं की है, चावल की है, बताइएगा। कल फिर हाजिर होता हूं लेटेस्ट अपडेट के साथ। कैसा लगा आज का सेशन बताइए ज़रूर। अगर ऐसा ही डेली कंटिन्यू करना है तो बताइएगा, इससे पहले वाला डेली चलता था वैसा ही रखना है तो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। धन्यवाद।